स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसी के घर में झगड़ा होता है तो घर वाले घर के झगड़े को घर के भीतर ही रखना पसंद करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि बाहर वालों को पता न चले, लेकिन आसपास वाले सब भांप भी लेते हैं, सब देख भी लेते हैं और अपनी कहानियां भी बना लेते हैं। लेकिन सियासत के मोहल्ले में लगभग सभी घर शीशे के होते हैं, बावजूद इसके एक दूसरे पर खूब पत्थर उछाले जाते हैं। आज इसी से जुड़ी कुछ सुर्खियां हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। एनडीए और आईएनडीआईए, क्या दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा है? इस सवाल का जवाब हर कोई खोजने में जुटा है। हर घटना को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं सामने वाले का घर पत्थर का तो नहीं। अगर पत्थर का है तो चलो पत्थर उछालते हैं। एक तबीयत तो पत्थर से उछालो यारो, किसी का शीशे का घर देखकर। मेरे साथ राहुल अवस्थी और मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत एनडीए से करूं या आईएनडीआईए से? मर्जी हो, जहाँ से करो। जहां से भी कहा ना, घर सारे शीशे के हैं। मैं जिनके खुद के घर शीशों के हों, जिनके खुद के घर शीशे के हों, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। राजकुमार का फेमस डायलॉग भी है। इसी को जोड़ा है। एक और भी आया, वो ये है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो लाइट जला के कपड़े नहीं बदला करते। पर सियासत में छुपाएंगे क्या? नहाना क्या और निचोड़ना क्या? खैर, बहरहाल तो हनुमान बेनीवाल से शुरू करते हैं। हनुमान बेनीवाल का बयान, उन्हें अपमान महसूस हुआ है। उन्हें आईएनडीआईए की बैठक में बुलाया नहीं गया। वो यहीं नहीं रुकते हैं, वो ये भी बताते हैं कि इससे पहले जब मैं आपका साथ दे ही रहा था तो आपने मेरी पार्टी में तोड़फोड़ क्यों की। नतीजे आए 3 दिन 72 घंटे लगभग बीते हैं और ये रिएक्शन। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है इसके पीछे, ये बताइए, फिर मैं इस पर कांग्रेस का रिएक्शन बताऊंगा क्या रहा। मुझे तो लगता है कि 72 घंटे ज्यादा हो गए। हनुमान बेनीवाल जिस तासीर के नेता हैं, उन्होंने ज्यादा समय ले लिया। इस बार काफी समय तक वो चुप बैठ गए। एक्चुअली बिजली कटौती के तहत शायद बिजली नहीं थी। हनुमान बेनीवाल का ये रिएक्शन आना ही था, आज नहीं तो कल आता। अब वो रहेंगे विपक्ष में, उनको कुछ पोर्टफोलियो मिलने वाला नहीं उनको, और उनको पोर्टफोलियो से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जो राजनीति कहती है वो ये कहती है कि जब तक आप सत्ता में नहीं है तब तक आप अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते। हनुमान बेनीवाल ने भी ये चीज़ भांपी होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि साहब, मैंने जब वोट ही उनके खिलाफ मांगा तो मैं उनके साथ जाऊंगा कैसे। वो अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए चले, लेकिन जो उनको दिल को लगा वो उन्होंने बताने की कोशिश की, जाहिर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा बाद में जो कांग्रेस है उन्होंने इस चीज़ को, कि कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन से जो भी उनसे कांटेक्ट में था, उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा भाई मुझे सॉरी फील किया। लेकिन उनको इस बात का भी एहसास है कि अगर वो सत्ता में जाते हैं तो इस वक्त राजस्थान की पॉलिटिक्स में इससे बेहतर मौका हनुमान बेनीवाल के लिए सत्ता में जाने का नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में कोई भी प्रोमिनेंट जाट लीडर हनुमान बेनीवाल सरी का नहीं है सत्ता पक्ष में, और अगर वो वहां जाते हैं तो उनके लिए मंत्री पद के रास्ते खुलते हैं। जाते मतलब विलय? हनुमान बेनीवाल जिस तरीके के नेता विलय तो नहीं करेंगे। वो विलय इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमेशा एक पत्ता अपनी जेब में लेकर के चलना चाहेंगे। वो अंडर द स्लीव्स एक पत्ता कहते हैं ना, कि वो होना चाहिए जब आप निकालो तो तीसरे बादशाह हम हैं। वो उसी तरीके के नेता हैं। तो वो उस पत्ते को अपने साथ लेकर के चलना चाहेंगे। विलय वो नहीं करेंगे जहां तक मैं उनको जानता हूं। लेकिन अगर कोई मौका बनता है, देखिए परमोटेशंस और कॉम्बिनेशंस की बात है, ये एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है इस पर। लेकिन अगर वो जाते हैं तो इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। एनडीए को इस वक्त हनुमान बेनीवाल जैसे नेता की सरकार तो बन गई है, लेकिन जाट समाज को साधने के लिए और एक मैसेज देने के लिए हनुमान बेनीवाल सरीके नेता की जरूरत हो सकती है। हनुमान बेनीवाल बीजेपी में स्पेस खाली है, लेकिन इसके लिए हनुमान बेनीवाल को अपने तौर तरीकों में कुछ परिवर्तन करने होंगे अगर उनको मोदी के साथ चलना है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल उस तरीके से तैयार है। क्या पता सत्ता में जाने के बाद में वो सारी चीज़ें बदलती हुई भी दिखाई देती हैं। अब मुझे ये भी नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल को कोई बहुत ज़्यादा परहेज होगी मोदी से, क्योंकि वो तो पहले साथ में रह चुके हैं। उनके कई बार बयान भी देखे, वो तो इधर भी देख चुके हैं, उधर भी देख चुके हैं। और हनुमान बेनीवाल को जिनसे परहेज है, जिनसे दिक्कत है, वो अब बीजेपी में उस ओहदे पे नहीं है, उस पोजीशन पे नहीं है, उतने प्रोमिनेंट नहीं है। तो फिर वो जगह और वो गुंजाइश हनुमान बेनीवाल के लिए रहती है। ये सारी हनुमान बेनीवाल क्या सोच रहे होंगे? रैंडम तो उन्होंने बयान दिया नहीं है, कुछ सोचकर ही दिया होगा। हनुमान बेनीवाल के बारे में बताने से पहले मैं अब जो राजनीति को समझ पा रहा हूँ, उस राजनीति के बारे में बात करूँगा। राजनीति आज की जो रह गई है वो ताश का खेल रह गई है। जैसे ताश का पत्ता जो खेला जाता है, जुआ नहीं, मैं केवल ताश के, जुआ अलग होता है,
ताश के पत्ते के खेल के बारे में बता रहा हूँ। मतलब मनोज को पता है जुआ कैसे लोग ताश के पत्ते के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, सत्ती सेंटर, चौकड़ी, ये सारे गेम बोल रहे हैं। हाँ, नहीं रमी नहीं, चौकड़ी, सत्ती सेंटर, ऐसे गेम, सॉलिटेयर। हमारे यहाँ स्वीप करके एक खेल खेला जाता है, ताश का ही खेल है। अगर उस पर कोई पैसा लगाता है तो जुआ हो जाता है, और मनोरंजन के लिए खेला जाता है तो ताश का खेल है। जैसे नहले को दहला मार देता है, दहले को गुलाम मार देता है, गुलाम को बेगम मार देती है, बेगम को बादशाह मार देता है, और इन सबको इक्का मार देता है। लेकिन तुरप की दुक्की कहीं से आ जाए तो इन सबको मार देती है। तो जिस तरह से हनुमान बेनीवाल यहाँ पर अब जो राजनीति कर रहे हैं, पहले जो राजनीति की वो तुरप की दुक्की हमेशा अपनी जेब में रख के चलते हैं। पार्टी का विलय नहीं करेंगे। कांग्रेस के लिए उन्होंने वोट मांगा, इस बार वोट मांगते हुए नजर आए। पिछली बार भाजपा के लिए वोट मांगते हुए नजर आए, लेकिन पार्टी का विलय नहीं किया। ये बात सही है कि सत्ता पक्ष में इस समय कोई मजबूत जाट नेता नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स देखी जाए हनुमान बेनीवाल की तो वो विरोधी धड़े में हमेशा सफल रहे हैं, विरोध करने में हमेशा सफल रहे हैं, और जब जब सत्ता में या कोई पद उनको मिला है वो उसके साथ चलते हुए नजर नहीं आए हैं। बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने विरोध किया है, विरोधी कहेंगे, बगावत तो कह नहीं सकते, विरोधी कहा जाएगा कि वो कुछ समय बाद ही, मतलब 72 घंटे में अपनी बात उन्होंने रख दी। और ये बात भी सही है कि बात को रख देना चाहिए, जिससे कम से कम मन में जो खटास पैदा होती है वो पैदा नहीं होती। मैं जो मान के चल रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने ये सवाल पूछा था कि उन्हें अपमान क्यों महसूस हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि देखिए, आप तो जानते ही हैं हनुमान बेनीवाल किस तरह के लीडर हैं, उनके दिमाग में कुछ आया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने इनविटेशन ना भेजा हो, हमने इनविटेशन भेजा ही होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये बात भूल गए हों। अब आप इसका जवाब वक्त पर छोड़िए, अभी हमारे पास भी जवाब नहीं है कि हनुमान बेनीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो देख रहा हूँ। INDIA की भीड़ में जब एक से बढ़कर एक चेहरे हों, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी से भी साथ मिल जाना है, INDIA में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके बीच में विपक्ष के नेता के तौर पर हनुमान बेनीवाल कितनी छाप छोड़ पाते हैं, कितना उन्हें समय मिलता है, ये मायने रखता है। लेकिन जब यूपी से एक आवाज़ उठी कि हम 3 भाई वहाँ पर मिलने वाले हैं, तो एक सेपरेट विपक्ष का चेहरा दिखाने की गुंजाइश हनुमान बेनीवाल के पास बनती है उन 2 चेहरों के साथ। हाँ, अगर हनुमान बेनीवाल अपनी तरीके से राजनीति करना चाहते हैं तो, लेकिन फिर भी वो करेंगे क्या? वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल में आ सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, उनको उतना सांसद ही छोड़ सकते हैं और विधायकी की राह पर ही चलें, जैसा उनका मन था RLP को मजबूत करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो सांसद ही छोड़ेंगे। अभी वो जो काम, जो उन्होंने जो शब्द कहे, आपको उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। मैं उनको बड़ा गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा वक्त आएगा तो हम किसी आंदोलन को करेंगे, और आंदोलन करते हुए अग्निवीर स्कीम को लेकर के सड़कें रोकेंगे, बॉर्डर्स रोकेंगे, ये करना पड़ा तो वो भी करेंगे। तो वो केंद्र को इशारा कर रहे हैं कि अगर ये सब होते हुए नहीं देखना है तो एक बार फ़ोन करिए, और जब आप फ़ोन करेंगे तो ऐसा हो सकता है। ये भी एक सोच है कि ये दबाव में लेने की पॉलिटिक्स है। हनुमान बेनीवाल बहुत स्पष्टवादी नेता हैं, अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को करते हैं, उनको पॉलिटिक्स वो वाली नहीं आती, अगर आती भी है तो करते नहीं है। पर हाँ, उन्होंने ये जता दिया है कि वो करने क्या वाले हैं। अब वो अगले 5 साल अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं तो, इफ़ कोई ऐसी बात नहीं बनती है तो फिर वो फिर वही सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे, सरकार के खिलाफ बोलते दिखाई देंगे। लेकिन इससे हासिल क्या है, इससे मिलेगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा तो नहीं है ना कि आने वाले वक्त में वो 5-7 संसदीय सीटें जीतने वाले हों। उनको ये भी पता है कि जब वो अपने पीक पर एक बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में थे, तब वो किस स्थिति में विधानसभा चुनाव में पहुंच गए। 2000 वोटों के मार्जिन से वो कैसे बच करके निकले हैं इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आते हैं और कोई ऐसी बात होती है, तो खुद को तो एक अच्छी पोजीशन केंद्र में मिल ही सकती है विधानसभा में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। खींवसर से उनके भाई चुनाव लड़के आ सकते हैं, और अगर वो विधानसभा पहुंचते हैं तो उनके लिए भी कहीं कोई जगह मिल सकती है। तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हो सकते हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, अगर वो ऐसा करते हैं तो। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इस बात का भी डर है कि मेरी छवि का क्या होगा। राजनीति में छवि का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते। अगर छवि की इतनी चिंता होती तो वो NDA में रहते हुए, बीजेपी के अलायंस के साथ में रहते हुए, बीजेपी का अलायंस तोड़ करके सड़कों पर नहीं आते। तब भी तो उन्होंने उनके लिए बीजेपी ने वोट मांगे थे, और फिर अगली बार वो कांग्रेस में नहीं आ जाते। हनुमान बेनीवाल ने इशारा किया है, न चैन से बैठूंगा न चैन से बैठने दूंगा। हाँ, लेकिन क्या सचमुच आपको लगता है INDIA से ये चूक हुई होगी, वो हनुमान बेनीवाल को इनवाइट करना भूल गए? और ये कहते हुए
ये तो गलती हुई है अगर भूले हैं तो, लेकिन अब वर्तमान राजनीति को हम देखें तो एक तरह से राजनीतिक पार्टियों का भी कोई मोरल नहीं रहा। राजनीतिक पार्टियां भी एक कबीले का रूप लेती जा रही हैं, जो आ रहा है उसको शामिल करती जा रही है। ये महसूस हो रहा है, भुगता है, उसका खामियाजा भुगता है। जो मूल कार्यकर्ता था, जहां टिकट दिए गए, अधिकतर जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हारे, सारे हारे। उसके कारण ही यही है कि जो जिस तरह से पार्टियों ने अब रवैया अपनाया है, आते जाओ स्वागत करते जाओ, पट्टा डाला स्वागत है, उस ये परंपरा क्या पार्टियों को भी अपने जो नियम कानून है वो तय करने चाहिए, और जो दल बदलू हैं उनके खिलाफ भी कोई ऐसा कानून बने जिससे कि जो राजनीति जो गतिविधियां हैं उनमें सुधार आ सके। मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज यहाँ कल वहाँ, उससे कार्यकर्ता भी भ्रमित होता है। और एक नेता किसी भी पार्टी का हो, उसके अपने अपने समर्थक होते हैं और समर्थन देने वाले होते हैं, और समर्थक इस हद तक भी जा सकते हैं अपने नेता के लिए, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ऐसा कई बार मौके पर देखने को भी मिला है। सियासी भ्रमण से भ्रमित कार्यकर्ता, मोटे तौर पर मैं कहूँ तो दो शब्द आ गए, एक तो पट्टा डाला, उससे जुड़ी भी खबर है, और एक अग्निवीर, उससे जुड़ी भी खबर है। जेडीयू की ओर से बयान आया है, केसी त्यागी महासचिव हैं जेडीयू के, उनका ये कहना है कि अग्निवीर पर नए तरीके से विचार करना होगा, ये मांग हम एनडीए में रखने वाले हैं। दूसरा, यूसीसी पर लेकर अभी से ही रिएक्शन दे दिया कि सभी पक्षों से बातचीत होनी चाहिए। ये जेडीयू का रिएक्शन है, और मैं इसे ऑफिशियल रिएक्शन कहूंगा, क्योंकि केसी त्यागी बड़े लीडर हैं। साथ ही एक अन्य जेडीयू के लीडर का ये बयान आता है, पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए और स्पेशल राज्य का डिमांड पूरा होना चाहिए। तो आईएनडीआईए ही नहीं, एनडीए में आप छुपा लीजिए। आज प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि सारे स्पेकुलेशंस हैं, गप्पा गोल है, बस ऐसे ही बातें हैं, लेकिन नहीं, बयान तो आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन इसकी एक झलक आपको आज सेंट्रल हॉल में दिखाई दी, जहां उल्टे पंखे चल रहे थे और उन उल्टे पंखों के बीच में उल्टी गंगा बह रही थी। जो जैसा मैंने नीतीश कुमार का भाषण सुना, मुझे नीतीश कुमार का भाषण उस जगह पर बिल्कुल ऐसा लगा कि वो केंद्र के साथ में कदम ताल करने को तैयार है। उनको कहीं उनका कोई भविष्य में कोई ऐसा मन नहीं है कि वो इधर से उधर हों। मतलब डील हो गई, जो भी करनी थी, जो शर्तें थी मान ली गई हैं, इच्छा अनुसार मान ली गई। या फिर शर्तें मान ली गई हैं, या फिर बीजेपी ने तय कर लिया कि ये चीज देंगे साहब, आप मान रहे हो तो आप बताओ, नहीं तो फिर हम प्लान बी पे जाते हैं। क्योंकि आज मुझे मोदी का एटीट्यूड भी ऐसा लगा, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अटक रही होंगी, तो मोदी ने बड़े भाई की तरह कहा होगा, अरे भाई साहब बड़ा दिल दिखा रहे हैं, नीतीश जी आए दे दो। ये प्रदर्शित तब हुआ जब नीतीश ने पांव छूने की कोशिश की। वो चीज ये बता रही थी कि नीतीश कुमार को शायद वो चीज मिल गई जो वो चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने प्रदर्शित किया कि ये मेरे बड़े भाई हैं। और उस तरीके से पैर छूना नीतीश का मोदी का बनता नहीं। मुझे लगता है उम्र में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, और हो सकता है कि नीतीश कुमार ही थोड़े ज़्यादा बड़े हों उम्र में नरेंद्र मोदी से, हैं, ऐसा उम्र कोई जानता नहीं है, पर पुराने बेशक नीतीश कुमार है। उम्र की अपनी महिलाएं कभी सही नहीं बताती, और यह हो सकता है नीतीश कुमार ने अपनी उम्र छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी के पैर छू। मुझे तकलीफ इस बात से कि महिलाओं की उम्र जानना ही क्यों है, ये सवाल ही क्यों उनसे पूछना, जब आपको पता है सही जवाब नहीं मिलेगा। तो आज ये एक पोस्चर था जो देखा गया और जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ा भी गया, और मुझे लगता है कि जो होना था वो हो गया। अब वो छोटे भैया नेता जो भी बोले, या छोटे, मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा है कि शायद रिएक्शन इसीलिए आए क्योंकि स्पेशल राज्य के दर्जे पर हो सकता है ये आश्वस्त किया गया हो कि एक पैकेज तो हम आपको पक्का दे देंगे, स्पेशल राज्य नहीं, एक स्पेशल पैकेज दे देंगे अलग से कुछ, और दूसरा रेल मंत्रालय हो सकता है मान लिया गया हो, क्योंकि किसी को तो देना ही है। और अश्विनी वैष्णव के कुछ रिएक्शंस रेल मंत्रालय से जुड़े हुए, जिसकी हीट मोदी सरकार ने झेली थी, खासकर स्लीपर कोचेस के डब्बे को लेकर, एसी डब्बों को लेकर, मुझे लगता है कि शायद उस पर बार्गेनिंग फिट बैठ गई होगी। नंबर्स कितने, इस पर भी लगभग स्थितियां तय हो चुकी हैं। कुछ जोड़ रहे हैं? हाँ, मैं ये जोड़ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप रेल मंत्रालय उनको देते भी हैं, पर आपने मोदी की स्टाइल ऑफ वर्किंग देखी है, होगा क्या कि चाहे कोई भी मंत्री हो, अब वो मंत्री वो वाले दौर वाले नहीं है कि 90 के दशक के मंत्रियों के साथ कर रहे हैं, जिसके पास रेल मंत्रालय है वो अपनी मर्जी से चला, अपने राज्य को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दे रहा है। अब वो दौर नहीं है, वो समय नहीं है। वो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करे, लेकिन वैसे नहीं जैसा पहले हुआ करता था। अब होगा ये, आपको हर शाम को जाकर के जो फाइल बनाई है आपने, वो आपको मोदी के सामने गुजारनी, क्योंकि वो सब चीज़ें देखेंगे। अब अधिकारियों का कंट्रोल बहुत है, अब वो पूरे सिस्टम पे एक कहना चाहिए बहुत अच्छी पकड़ मोदी की है। फिर इसको मैं एक तरीके से और जोड़ रहा हूँ, देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा कुछ तो होगा ही होगा, क्योंकि एनडीए का एक सामूहिक छोटा सा घोषणा पत्र, संक्षिप्त घोषणा पत्र भी था। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे एग्जांपल दूं मैं, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू
कंप्लीट नंबर्स के साथ, वो उस तरह के नंबर्स के साथ आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रहे जिस तरह के नंबर्स 2019 में बीजेपी को सेंटर में आए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, उनके घोषणा पत्र में लिखा है 4% मुस्लिम आरक्षण। बीजेपी कह रही है कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की बात ही नहीं है। तो वैसी कंडीशन में क्या बीजेपी टीडीपी का विरोध करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि भविष्य बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर वो करती है तो यहां से जाते हैं, नहीं करती है तो अपने स्टैंड से जाते हैं, संविधान को लेकर जो उनका स्टैंड है। ठीक ऐसी स्थिति यूसीसी पर अभी से जेडीयू रिएक्शन क्यों दे रहा है? हो सकता है बीजेपी ने ये कह दिया हो कि यूसीसी पर यार अंतिम 6 महीने में या बाद में देखेंगे, वो एक गेम चेंजर हो सकता है, अपन शुरुआत में नहीं देखते, अभी तो अपन सरकार चलाते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आने वाली जो सड़क है उस पर स्पीड ब्रेकर्स रहेंगे और अच्छे खासे रहेंगे। ये तात्कालिक तौर पर तो आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मैं इसमें एक चीज जोड़ता हूँ कि स्पीड ब्रेकर रहेंगे, लेकिन उन स्पीड ब्रेकर्स को काउंटर कैसे करना है, ये बात आज आपने सेंट्रल हॉल में सुनी। मैंने एक भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से बीजेपी शब्द नहीं सुना, एक भी बार। पूरे भाषण में, इतना लंबा भाषण उन्होंने दिया, उन्होंने हर बार एनडीए कहा और एनडीए के कार्यकर्ता कहा। ये तो आपको याद होगा, नतीजों के दिन शाम को ही शुरू हो गया था एनडीए। आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है तो एक बार तो बीजेपी का नाम आना चाहिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी का नाम लिया ही नहीं। हर चीज वैसी ही थी, संविधान। अब आराम कर लिया उन्होंने, साधना भी कर ली है, अब क्यों फंबल करेंगे? अब बिल्कुल भाजपा का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर जो एनडीए का नाम लिया है वो पूरे सभी जितने भी दल जो एनडीए में शामिल हैं उनको एक साथ एक सूत्र में बांधकर लेकर चलना भी अपने आप में एक भारी काम है। और उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से ही कर दी है। भाजपा को अपने जगह से हटा के एनडीए लेना शुरू कर दिया। और वो बात यही है कि इनके आपस में किन किन मुद्दों पर मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा है 5 साल चल पाना? बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये सरकार 5 साल चल पाए किन ना किन मुद्दों पर। देखो, पार्टियां जब बनती हैं तो मैंने कहा ना, आपको स्टैंड लेने पड़ेंगे। आप एक जैसी विचारधारा, जैसे शिवसेना और बीजेपी आप कह सकते हो लगभग एक जैसी विचारधारा, लेकिन जेडीयू और बीजेपी एक जैसी विचारधारा नहीं है। टीडीपी और बीजेपी एक जैसी विचारधारा नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी इनको अपने होम ग्राउंड पर, अपने वादों पर आने दें, तब बीजेपी का रिएक्शन क्या होगा। या फिर वो कोई विरोध का एक नया स्वरूप लाए और बोले हम सेंटर में तो साथी हैं, लेकिन यहां पर हम इस तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी अगर समर्थन लेकर बाहर से भी समर्थन दे दे या ना भी दे, टीडीपी की सेहत पे कौन सा अंतर पड़ना है? मुश्किल लग रहा है, ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि जब पार्टियां अपने मापदंड तय करती हैं तो विचारधारा भी आती है। एक चीज का फर्क पड़ता है, ये इससे आप मनोज आप भी एग्री करोगे। अभी टीडीपी को क्या चाहिए? टीडीपी को चाहिए बजट, आंध्र प्रदेश में विकास को लेकर के। और एक वक्त था जब हैदराबाद को लेकर के हमने देखा, और आपने तो हैदराबाद को, और मैंने जिया है हैदराबाद में क्या क्या था और बाबू की क्या स्थिति थी, और उन्हें लेकर के लोग क्या परसेप्शन रखते थे कि साहब सिलिका वैली बना दिया, हैदराबाद को बदल कर रख दिया। चंद्रबाबू नायडू इस किस्म के नेता हैं, उनको चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? अभी के जो सिस्टम है वहाँ पैसा केंद्र से राज्य की तरफ फ्लो करना है और स्पेशल बजट्स चाहिए। इस बारे में कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि अब बजट की कोई दिक्कत दिल्ली से आंध्रा के लिए नहीं आने वाली, और ना ही अब पटना के लिए या बिहार के लिए आने वाली है। वो जो बजट है अगर पूरा मिल जाता है तो दोनों राजी हैं। किसी को रेल मंत्रालय की कोई भूख नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर बजट पूरा मिल जाता है और बजट के साथ में वो विकास करने में कामयाब होते हैं तो रेल मंत्रालय की भूख नहीं होगी, लेकिन एक मिनिमम मंत्री पदों की भूख तो होगी, वो तो है। वो दे भी दी जाए। हाँ, मैंने सुना है कि शायद फार्मूला भी निकाल लिया गया कि अगर आपके पास 5 या 5 से ज्यादा सीटें और 5 से कम की सीटों का एक फार्मूला निकाला गया। देखो, मैं जो समझ पा रहा हूँ, जिसकी जो मांग है, मंत्रालय की मांग है, स्पेशल पैकेज की मांग है, वो दिए गए होंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने और नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के ने कुछ ना कुछ तो नीतीश कुमार से सीखा है, कुछ ना कुछ नीतीश कुमार से सीखा है। आने वाले समय में हो सकता है ये भी देखने को मिले, हाँ, ये भी देखने को मिले कि खुद भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम हो कि उनको नीतीश कुमार उनकी जरूरत ही ना हो। बिल्कुल, राजनीति में सब कुछ संभव है। अगर वो एक एक गिन रहे हैं, हो सकता है हनुमान बेनीवाल जैसे, हाँ, अगर हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं को जोड़ने की कोशिश हो, चाहे हनुमान बेनीवाल अभी मना कर रहे हो, कल भविष्य में कोई बात बने और कुछ ऐसे रास्ता निकले, तब हो सकता है कि वो अपने नंबर गेम से फिट हो जाए। उनको चाहिए कितने?
अब कितनी ज़रूरत है? मेरे ख्याल से उनको 272 चाहिए और 240 पे वो हैं, और कुछ और समर्थन उनको मिल गया 250 के इर्द गिर्द, तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं 52। तो 32 की ज़रूरत पड़ती है। वो 32 कहाँ से मैनेज करते हैं? उसके बाद में वो जब खुद मुख्तार हो जाएंगे, अपने पैर पर आ जाएंगे, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक कंडीशन ये भी है, क्या पता बलिदानी स्वभाव आए कि हम अपने मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए अब हम बलिदान देने के लिए जा रहे हैं। और वो वैसा ही एक तस्वीर दिखाई दे जो आपको याद है 96 में थी, मैं राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा देने के लिए जा रहा हूं, अटल जी ने, क्या खूबसूरत लाइंस थी। और वो कह करके निकल लिया जाए और बलिदानी स्वरूप आए और फिर अगली सरकार वापस। एक सीट की गुंजाइश राहुल के एक निर्णय पर टिकी है, और उसके बाद जनता के साथ देने पर। राहुल कौन सी सीट छोड़ते हैं तो वहां पर तो उपचुनाव पक्का है, और उसके हिसाब से उस सीट पर बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, कोशिश करेगी कि वो भी एक नंबर अपने पाले में आ जाए। और इसके बाद अगर कहीं पर किसी भी तरह से उपचुनावों की स्थितियां बनती हैं तो बीजेपी अपना संपूर्ण सब कुछ झोंकने वाली है, ये तय है। अब एक पॉइंट और, जो पट्टा डाला शब्द का इस्तेमाल मनोज ने किया था, मैं उसको भी वाइंड अप से पहले शामिल कर लेता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक में पहुंचते हैं तो वो संविधान को नमन करते हैं, और उसके बाद का राहुल ही बेहतर बताएंगे। सुबह से उन्हें वो बात बहुत इंप्रेस की हुई है। हाँ देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की वो था, ये संविधान जो था वो बड़ा था, वो छोटा वाला नहीं था, गुटका नहीं। वो जो राहुल मंचों पर दिखा रहे हैं, वाले ने बड़ा संविधान, उस संविधान को वो ऐसे नहीं ला रहे थे, उन्होंने उसको बड़ी तरजीह, बड़ी कहना चाहिए नजाकत के साथ में अपने सर पे, जैसे किसी कहना चाहिए धर्म ग्रंथ के साथ में आदर सत्कार होता। दूसरी चीज, मैंने उन फूलों के रंगों को नोटिस किया। जिस रंग की माला उनको पहनाई गई वो नीले रंग की माला थी। नीले रंग के फूलों की अक्सर आप माला देखते नहीं है, बैंगनी रंग की माला, और ये रिप्रेजेंट करता है अंबेडकर को, अंबेडकर की सोच को। वो जो आदर है वो अंबेडकर को देते हुए वो उसी रंग की माला में रंगे हुए या लिपटे हुए दिखाई दिए। तो ये भी एक प्रदर्शन का जरिया हो सकता है। आप इसको निकाल कर जिस तरह समझने की कोशिश करें। अब बीजेपी का अपना रंग है जो मंच पर लगभग न के बराबर था, और सामने जो एनडीए के सांसद बैठे थे वो जरूर बीजेपी के पट्टे को पहने हुए थे। तो एनडीए का एक नया रंग निकल कर आज सामने आता है, बैंगनी। एनडीए का नया रंग है ना, मैं इसको बिल्कुल नहीं मान सकता। एनडीए का, बीजेपी का नहीं। बैंगनी रंग नहीं हो सकता। ये यहाँ पर कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिस तरह से पूरे लोकसभा चुनाव में जो संविधान बदलने की बात जो आ रही थी, पूरे लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मुद्दा बना के रखा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो संविधान है वो बदला जाएगा। और उस बात को यहाँ पर बताने के लिए प्रधानमंत्री ने संकेत दिया स्पष्ट तौर पर कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोई संविधान नहीं बदला जाएगा। बिल्कुल, संविधान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण भी खत्म नहीं होगा। ये मैसेज भी बाय एंड लार्ज दे दिया गया है नंबर्स होने के बाद भी। लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर वही आ जाता है कि अगर ऐसा सोचा भी जा रहा था तो अब आपके साथी जो हैं उनका तो इस मामले में क्लियर स्टैंड है, इसमें कोई दौराई नहीं है। अब मेरा अंतिम सवाल है, इस गठबंधन को देखकर मुझे आईएनडीआईए का फर्स्ट स्टेप पता है, पहला मौका मिलते ही किसी भी तरह से विरोध चालू कर दो, और दूसरा ये कि सदन चालू होते ही रणनीति बनाओ और चढ़ दौड़ो। यही आईएनडीआईए का फिलहाल रणनीति। एनडीए की रणनीति में सबसे पहला काम होते आप क्या देखते हैं, क्योंकि बीजेपी जब भी आती है उसका पहला निर्णय क्या होगा इसका सब इंतजार करते हैं। तो एनडीए पहला काम कौन सा करने वाली? चीज को लेकर के तो सहमति है। जो 100 डेज पॉलिसी बनाई थी कि साहब 100 दिन में हम ये काम करेंगे, उसे लेकर के मुझे आज नीतीश कुमार के भाषण में और दोनों के भाषण में, टीडीपी की तरफ से जब बोल रहे थे वो, तब भी मैंने ये चीज़ सुनी कि उनका ये कहना था कि हम फ्री हैंड दे रहे हैं। मोदी जिस तरह से भी काम करना चाहे, उन्होंने अगर कोई बहुत बड़े फैसले लेने हैं, पर हाँ वो उस तरह के फैसले नहीं होंगे जो आप हाँ वो नहीं होंगे। अदरवाइज जो भी फैसले लेने हैं उसके लिए वो मुक्त हैं, वो स्वतंत्र हैं, और हम उसमें उनके साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही प्लानिंग कर ली होगी कि हम आगे जाकर के क्या काम करने वाले हैं। और एक लंबा वक्फा चुनाव में बीता है, वहाँ कहना चाहिए वो समय तो लॉस्ट है, वो बेकार हो गया। तो अब तेज़ी के साथ में काम करना होगा, और इसके लिए वो दोनों के दोनों पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। थोड़ी बहुत इफ एंड बट्स को छोड़ दिया जाए। वो बीजेपी के लिए भी राम मंदिर बनने के बाद, 370 हटने के बाद बस एक कहना चाहिए एक ही विषय बचा है जिस पर कि उनको काम करना, उसके लिए वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। और मोदी जी जब कहते हैं कि 10 साल, आज वो बड़ा जोर देकर के 10 साल, उसके बाद 25 साल का जिक्र कर रहे थे, तो जब वो 10 साल का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 10 साल मोदी साहब कहीं नहीं जाने वाले। अगर वो स्वस्थ रहते हैं, वो अगर इस शेप में रहते हैं, तो फिर उनने ये मैसेज दे दिया आज कि अगले 10 साल तक एनडीए की सरकार चलने वाली है। और इसी तरीके से आकर एक बार फिर से गेट टुगेदर
यहीं पर सेंट्रल हॉल में होने वाला है एक बार फिर से। तो उन्होंने अगले चुनाव का भी अभी से साफ कर दिया, यानी लगातार 10 साल तक वो एक ध्येय लेकर के चलेंगे, और अगर उस समय बीजेपी को मिल गई तब देखी जाएगी। सिर्फ विजन नहीं, मिशन भी। ये प्रधानमंत्री मोदी की छवि आज संसदीय दल की बैठक से निकलकर सामने आती है। तो ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।